ये कहानी एक ऐसे जवान की है जिसने अपने करियर के शुरुआती सालों में भारतीय सेना में एक ऐसी चीज का सामना किया जिसे वो आज भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। यह कहानी तब की है जब मैं एयरफोर्स में था और उत्तर भारत के एक बेस पर पोस्टेड था। मैं बेस का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ काम किया है वो शायद पहचान लेंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी की कुछ डिटेल्स बहुत खास हैं। ये बात उन कुछ सालों बाद की है जब मैं उस बेस पर पहली बार पहुँचा था। मैं 2006 में वहाँ पोस्टेड हुआ था और जैसे ही पहुँचा मुझे और बाकी नए एयरमैन को कई डरावनी कहानियाँ सुनने को मिली। एक कहानी थी एक ऐसे डरावने आदमी की जो एक काली लंबी टोपी पहनकर एक सुनसान, सकरी और मिट्टी की सड़क पर चलता था और अचानक गायब हो जाता था। ये सड़क एक स्टोरेज एरिया के पास थी। एक और कहानी जो हमें सुनाई गई वो थी एक पागल आदमी की जो अक्सर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों की गाड़ी से टकरा जाता और फिर जंगल की तरफ भाग जाता। लेकिन जो घटना मेरे साथ घटी थी वो इन सबसे अलग और बेहद डरावनी थी। ये मेरी ड्यूटी की दूसरी रात की बात है। उस रात मैं एक ऐसे एयरमैन के साथ पोस्टेड था जो कई सालों से वहाँ काम कर रहा था। उसने मुझे एक छोटी लड़की की कहानी सुनाई। वो लड़की अपने पिता से मिलने आई थी जब ये स्टोरेज एरिया बन रहा था। कहानी के अनुसार वो लड़की अधूरी बनी बिल्डिंग के ऊपर खेल रही थी। उसके पिता काम पर लगे थे। तभी अचानक उस लड़की का पैर फिसला और ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई। जब वो लड़की गिरी तब ना तो किसी ने उसे देखा और ना ही किसी ने उसके चीखने की आवाज़ सुनी, और जब तक लोग उसे खोजते हुए उसके पास पहुँचे उसकी मौत हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि तब से उस लड़की की आत्मा उसी बिल्डिंग के आसपास भटकती रहती है। उस वक्त यह कहानी मुझे अधूरी और कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस एयरमैन ने मुझे उसी जगह ले जाकर बिठाया जहां वो हादसा हुआ था। उसने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, म्यूजिक बंद कर दिया और हम वहाँ खामोशी से बैठे रहे। वो मुझे डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। अब सीधे 3 साल आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से उसी स्टोरेज एरिया की ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह बंद हो चुकी थी। बस कुछ हिस्से ही थे जहां हमें चेकिंग करनी होती थी। उस रात की शिफ्ट वैसे भी बहुत बेकार थी। मुझे और मेरे साथी ड्राइवर को एक कैटल ट्रक दिया गया था, क्योंकि हमारी नॉर्मल गाड़ी रिपेयर में थी। हाँ, कैटल ट्रक, जानवरों को ढोने वाला ट्रक। ये बात अभी छोटी लग रही होगी, लेकिन आगे चलकर यही जरूरी बनेगी। हमारे 3 चेकिंग राउंड थे, 2 पूरे हो चुके थे और आखिरी वाला रात 3 बजे करना था। उस स्टोरेज एरिया में एंट्री करने के लिए 2 बड़े गेट होते थे जो खोलने में काफ़ी समय लेते थे। हम दोनों गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं, गेट अंदर से बंद करते हैं और चेकिंग शुरू करते हैं। मैं स्पॉटर था। मुझे टॉर्च से हर बिल्डिंग के ताले चेक करने थे और मेरा साथी गाड़ी चला रहा था। अब एक ज़रूरी डिटेल, उस छोटी लड़की के साथ वह घटना एक सड़क पर हुई थी जिसे हम इको स्ट्रीट कहते थे। वो सड़क इसी स्टोरेज एरिया में थी। हमारी चेकिंग खत्म हो चुकी थी और आखिरी टर्न हम इको स्ट्रीट की तरफ लेते हैं। पूरी रात हम मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इको स्ट्रीट पर आते ही अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है। लगभग आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद माहौल एकदम खामोश हो गया। ट्रक का इंजन और रेडियो की आवाज़ तक धीमी लगने लगी। जैसे ही हम उस स्ट्रक्चर के पास पहुंचे जहां लड़की की मौत हुई थी, मैं ट्रक की खिड़की की तरफ देख रहा था और तभी मेरे बाएं कान में एक ऐसी आवाज़ आई जिसने मेरी रूह कपा दी। ये किसी के कराहने की आवाज़ थी, जैसे कोई भयानक दर्द में हो। यह किसी लड़की की आवाज़ थी। वो आवाज़ इतनी धीमी, दर्द भरी और डरावनी थी कि मैं कांप उठा और अपने साथी से बोला, भाई मजाक मत कर। लेकिन वो एकदम हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, क्या मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाथ उठाकर इशारा किया कि रुक जा। फिर मैंने ध्यान से सुना और वही आवाज़ फिर से आई। ऐसा लगा वो आवाज़ हमारी गाड़ी के बिल्कुल बीच से आ रही है। अब मैंने तुरंत म्यूजिक बंद किया और फुसफुसाकर अपने साथी से कहा, क्या तुमने ये सुना? उसने ट्रक रोक दिया और ध्यान से सुनने लगा। 2 सेकंड के लिए सब खामोश हो गया। फिर वही कराहती हुई आवाज़ आई, जैसे कोई दम घुटने की हालत में हो।
और आखिरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथी की आंखों में डर साफ नजर आने लगा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे रोक कर कहा, ये क्या है भाई? हम दोनों बेवकूफ़ों की तरह दोबारा उस आवाज़ को सुनने के लिए रुके। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से किसी लोहे की चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। इंजन का हल्का शोर भी था, लेकिन उन सब के बीच फिर से वही कराहना सुनाई दिया, इस बार और भी ज़्यादा जोर से। और इस बार ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ सिर्फ ट्रक के बाहर से नहीं, अंदर से भी आ रही हो, जैसे वो हमें चारों तरफ से घेर चुकी हो। आवाज़ लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे वो हमारे और नज़दीक आती जा रही हो। बिना कुछ कहे मेरे साथी ने ट्रक को गियर में डाला और हम उस सड़क से बिजली की तरह भागे। एक मोड़ पर ट्रक उलटने ही वाला था, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। हमें वहाँ से बस निकलना था। दोनों गेट पर वापस पहुँचे। मैं झट से नीचे कूदा, गेट खोला, साथी ने ट्रक बाहर निकाला, फिर मैंने गेट बंद किया और हम बेस के मेन एरिया में लौट आए। वहाँ पहुँचकर हमने अपने फ्लाइट चीफ से मिलने की रिक्वेस्ट की और सारी बात बताई। हमें लगा वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, एक बार उसी जगह पर और दूसरी बार उस जेल के पीछे वाली बिल्डिंग में। उस दिन के बाद मैंने स्टोरेज एरिया में दोबारा पेट्रोलिंग तो की, लेकिन इको स्ट्रीट की तरफ कभी नज़र भी नहीं डाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक डरावनी और सच्ची कहानी के साथ।